शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद बहुत दिन से मैं कांग्रेस के नेताओं को ढूंढ रहा हूं, कोई ये बताए कि पार्टी की हार क्यों हुई। एक नेता है जिन्होंने हिम्मत की है, जो सफाई देने के लिए तैयार हैं, इल्जामात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हैं, खुद 9वीं बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। प्लीज वेलकम कांग्रेस के नेता कमलनाथ। और आपकी अदालत में आज के इस मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जानी मानी पत्रकार स्मिता गुप्ता को। स्मिता गुप्ता, और इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक नजर डालेंगे कमलनाथ के पॉलिटिकल करियर पर। कांग्रेस के सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक कमलनाथ जमीन से जुड़े लीडर हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। कमलनाथ इस समय लोकसभा के सबसे सीनियर मेंबर हैं। यूपीए सरकार में शहरी विकास मंत्री कमलनाथ ने मोदी की लहर के बावजूद चुनाव जीता। दून स्कूल से पढ़े कमलनाथ ने कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से डिग्री हासिल की। कमलनाथ 1968 में कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस की सरकारों में कमलनाथ ने उद्योग, कपड़ा, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार के बाद कमलनाथ अपनी पार्टी का मुकदमा खुद लड़ेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कमलनाथ पर। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर कमलनाथ पर आरोप है कि इन्होंने बदलती हवा को नहीं पहचाना। कमलनाथ जी, पूरे देश में कांग्रेस की हार हुई। 44 सीटें, इतिहास में इतनी कम सीटें कांग्रेस की कभी नहीं आई। 178 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई। इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई। मुझे खुद इसकी पहचान नहीं थी। ये पहचान थी कि हम हारेंगे और अच्छे खासे हारेंगे। पर क्योंकि मैं चुनाव लड़ता हूं, मुझे माहौल, मुझे वातावरण पहचाना जाता है। मैं राज्यसभा से नहीं हूं, मैं कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं हूं, पर मुझे इतनी आंधी आएगी और लोगों ने। लेकिन आपको यह अंदाजा था कि अब की बार मोदी सरकार? मुझे अंदाजा था कि मोदी की सरकार तभी बन सकती है जब भारतीय जनता पार्टी वाले चाहेंगे, क्योंकि सबसे ना चाहने वाले लोग मोदी जी को उनकी पार्टी ही है। और यह साबित हुआ था जब इसमें विवाद हुआ था। इनको प्रधानमंत्री घोषित करने में, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने में इन्होंने कितने महीने लगाए, कितनी गुप्त बैठकें करी कि कैसे रोकें, कैसे भगाएं, कैसे धक्का दें, कैसे ये करें, और ये अंत तक चलता रहा। तो मुझे इस बात का विश्वास था कि मोदी की सरकार बनेगी, पर इतनी मेजॉरिटी से बनेगी, ये मुझे इसका अंदाज। लेकिन मोदी जी को यह अंदाजा था कि कांग्रेस का क्या हाल होगा। वो कहते थे कि किसी भी राज्य में कांग्रेस डबल डिजिट में नहीं पहुंचेगी, नहीं पहुंची। वो कहते थे कम से कम 10 से 12 राज्यों में कांग्रेस जीरो हो जाएगी, तो 12 स्टेट्स में जीरो है। देखिए, मोदी जी को इस बात का भी अंदाज था कि वह अपने पार्टी से कितने खतरे में हैं, इस बात का भी उनको पूरा अंदाज था। तो इससे उन्होंने बड़ी सावधानी से, बड़ी चतुराई से ये जो पार किया है, ये एक बहुत कठिन समस्या जो थी अपनी पार्टी की, अपने पार्टी के विभिन्न अंगों की, इसे जो पार किया, जो आज इतनी भारी संख्या में जीत के आए, जिनका चुनाव अभियान सही तरीके से चला, वो बधाई के पात्र हैं। मुझे बधाई देने में कोई संकोच नहीं है और आलोचना करने में भी कोई संकोच नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके जैसे अनुभवी को, चुनाव के माहिर आदमी को ये दिखाई नहीं दे, जब उनकी पब्लिक मीटिंग्स में लाखों की भीड़ आती थी, हर जगह मोदी मोदी के नारे लगते थे, आपको समझना ये जरा मुश्किल काम है। भीड़ तो सब जगह होती थी, हमारी मीटिंग में कौन सी कम भीड़ होती थी।
तो भीड़ से, ये भीड़ लोग आते हैं, सुनने आते हैं, पर आजकल ये मीडिया का जमाना जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, इसमें सब कोई सब कुछ देख लेते हैं, जो भीड़ से कोई बात नहीं होती। और एक जगह तो मुझे कहने लग गए लोग कि हम गए थे मोदी की मीटिंग में। मैंने कहा आप किस लिए गए थे? कहते हैं भाई देखने गए थे, इतना सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, हमने सोचा कि एक दफा उनको स्टेज पर भी देख लें। पर इससे यह अनुभव नहीं हो रहा था कि जो साइलेंट वोटर था, ये सब साइलेंट वोटर है आज जो यहां बैठे हैं, ये साइलेंट वोटर हर राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। ये जो साइलेंट वोटर है, खासतौर से जो नौजवान है, 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान, इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, तो क्यों वोट दिया होगा? भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके मोदी जी ने जो सपने बेचे हैं, अच्छी बात है। अगर हो सके, अंत में मैं भी चाहता हूं कि हमारा देश आगे बढ़े। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारा देश आगे बढ़े, उसके बाद मैं चाहूंगा मेरी पार्टी आगे बढ़े, उसके बाद मैं चाहूंगा मैं आगे बढ़ूं। पर अगर अपना देश ही, अगर अपने देश का सम्मान ना हो, अपने देश में हमारे नौजवानों के लिए नए मौके ना बने, अपने देश में नौजवानों को रोजगार के मौके ना बने, व्यवसाय के मौके ना बने, व्यापार के मौके ना बने। तो कमलनाथ जी, 10 साल में आपकी सरकार थी तो रोजगार नहीं मिला, व्यापार नहीं बढ़ा, सम्मान नहीं बढ़ा, इसीलिए जनता ने नाराज होकर वोट नहीं दिया? देखिए, ये उम्मीद वर्सेस उम्मीद है, उम्मीद वर्सेस उम्मीद है। 10 सालों में कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सब 10 सालों में जितने फ्लैट बने और बिके, जितने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बिके, जितने सेलफोन आए, ये सेलफोन की क्रांति ये 10 साल में जो आई। और ये तो मैं 2-3 चीजें गिना रहा हूं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे कृषि क्षेत्र में जो किसानों को सही मूल्य मिला, जो उनको मूल्य मिला पहले गेहूं का, आज ये जो डिस्पोजेबल इनकम्स हैं, इनकम अलग चीज है, डिस्पोजेबल इनकम अलग चीज है। और डिस्पोजेबल इनकम ही एक आदमी चाहता। आज किसी को 10 आप 2-3 चीजें गिना रहे हैं, मैं भी 2-3 चीजें गिना देता हूं। महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं मिला, 2G का घोटाला हुआ, कोल का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ, और फिर आप जनता से कह रहे थे कि वोट दें। देखिए, ये घोटाले हुए, कोई इनकार नहीं कर सकता। पर ये घोटाला समझना, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हुआ, जिसके हाथ में थी? क्या मेरे हाथ में था ये घोटाला? मैं इस विभाग का मंत्री नहीं था। क्या पूरी सरकार के हाथ में था? जो थे वो जेल गए, वो जेल में रहे, और आज भी उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कितने साल वो जेल में रहे, जो इसके जिनके ऊपर दोष था घोटाले का? क्या हमने उनको छोड़ दिया? ये हम बात नहीं पहुंचा पाए कि हम कहां तक, हम ये बात नहीं पहुंचा पाए 2G की स्कैम की। 2G स्कैम क्या है कि आपने ऑक्शन नहीं किया। हम ऑक्शन करते तो जिनके हाथ में आज फोन है, ये फोन नहीं रहता, क्योंकि हमने कहा कि हम इसको ऑक्शन करेंगे तो 15,000 करोड़ रुपए सेलफोन कंपनी को देने पड़ेंगे। तो ये 15,000 करोड़ रुपए हम आम जनता के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हैं कि उनको बड़े सस्ते भाव में, आज सबसे सस्ते भाव सेल ट्रांसमिशन आज कॉल का अपने देश में, पूरे विश्व में। कैसे हुआ? क्योंकि हमारी नीति थी कि हम अगर इसको ऑक्शन करेंगे तो 10 रुपए पर मिनट खर्चा होगा, क्योंकि वो कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं, अपनी बीबी के जेवर देके नहीं बेचेगा, सेलफोन का रेट बनाएगा, वो बनाएगा जो उसको लागत लगी है। ये हम बात नहीं पहुंचा पाए। और आज ये बहुत सारे ये भी नहीं समझते होंगे कि ये कारण था, इसका प्रोसेस गलत था, इसकी प्रोसेस में घोटाला था। क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्योंकि हम इसमें असफल रहे, ये इसीलिए तो आज हम हैं जहां हम हैं। देखिए, मेरे पास फिगर्स हैं। यूपीए सरकार ने भारत निर्माण कैसे कैसे काम किए, इसकी पब्लिसिटी के लिए डीएवीपी के जरिए 421 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव से पहले एक साल में 187 करोड़ रुपए। पर ये फेल हुआ ना, यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो फेल हो गया, क्योंकि जिस प्रकार से हमने इसका प्रचार किया, ये क्लिक नहीं किया। आपका कैंपेन क्लिक नहीं किया या आपका लीडर क्लिक नहीं किया? देखिए, कैंपेन और लीडर जुड़ा जुड़ा होता है। पहले तो कैंपेन की बात करें, हमारा कैंपेन में कमी रही। आज जो
भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का कैंपेन था, इसमें जितना पैसा उन्होंने खर्च किया ये सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होए, सोशल मीडिया होए, प्रिंट मीडिया होए, सब जानते हैं। ये सब फोकट में 10 साल से आपकी सरकार थी, आपको पैसे की कमी थी क्या? पैसे की कमी की बात नहीं कर रहा, हमें ऐसे क्यों? नहीं, ये कमी के कारण नहीं था। हमने तो ऐसा बजट ही नहीं बनाया जिस प्रकार से उनका बजट बना। मोदी जी भी तो 12 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और इनकी सरकार भी कई प्रदेशों में है। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी के पास जो पैसा था, जो इलेक्शन कैंपेन के मिला था, वो खर्च कर दिया, कांग्रेस वाले वो भी दबा के बैठ गए। नहीं, हमारा बजट नहीं था, हमारा बजट इतना नहीं था। इन्होंने जो, मैं सोचता हूं कोई हिसाब लगा सकता है, अगर हम हिसाब लगाएं कि कितने ऐड, कितना टीवी टाइम, ये कोई मेरे कहने की या आरोप की बात नहीं है। अच्छा उसने खर्चा, आप मीडिया वालों के हाथ में आया, आपके हाथ में आया, तो इसलिए मीडिया वाले खुश हैं और मीडिया वाले शायद। मैं आपको मीडिया की तरफ से एक बात बता सकता हूं कि जितना पैसा मीडिया पर बीजेपी ने खर्च किया, कांग्रेस ने बराबर का खर्चा किया। मैं नहीं जानता, पर ये मैं जानता। आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई जब राहुल गांधी मैदान में जाते थे और वो ये कहते थे कि गुब्बारा फट जाएगा। वो कहते थे 2005 में गुब्बारा फट गया, अब ये गुब्बारा बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो कहते थे धड़ाधड़ हवा भर रहे हैं और ये हवा आएगी, निकल जाएगी, फट जाएगा, हम जीतेंगे। ये जो समझ ना पाना था हवा का आपके नेता का, वो गड़बड़। देखिए 2004 में गुब्बारा फटा था इनका, 2009 में गुब्बारा फटा था, तो ये तो गुब्बारा फटने वालों में से हैं। तो अब 2014 में इन्होंने अपना रिकॉर्ड ही गुब्बारा फटने का बनाया हुआ है। तो क्योंकि 2009 में, 2014 में राहुल गांधी का गुब्बारा फट गया, 2004 में राहुल गांधी जी की बात नहीं है। मैं भी सोचता था कि ये हवाबाजी में तो माहिर है और इस हवाबाजी में इस दफा इन्होंने आम जनता को काबू कर लिया और आम जनता को जो ये स्वप्ने बेचे, अच्छा होगा अगर ये स्वप्ने साकार हो, देश के लिए अच्छा होगा। मैं नहीं कह रहा होगा या नहीं होगा, अभी तो 20-25 दिन ही हुए हैं। अगले 2 साल में सबको बात समझ आ जाएगी। अगर ये हुआ, देश के लिए अच्छा, इन सब के लिए अच्छा, मेरे लिए अच्छा, मेरे बच्चों के लिए अच्छा। पर अगर ये वही गुब्बारा होए जो चल रहा था चुनाव प्रचार में चले और अगले 2 साल भी ये गुब्बारा नहीं, आपका भी गुब्बारा मनमोहन सिंह जी जैसा था, पूरे चुनाव में कहीं दिखे नहीं। 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस कर दिया था कि मैं रिटायर कर रहा हूं। एक दफा उन्होंने ये घोषित 6 महीने पहले कर दिया था, 7 महीने पहले घोषित कर दिया था कि मैं अब नहीं हूं, मेरी 82 साल 83 साल की उम्र हो गई, मैं अब इस रेस में नहीं हूं, मैं राजनीति में नहीं हूं। तो उनको मैदान में उतारने की आवश्यकता नहीं थी। जो लोग चेहरा थे सरकार का, प्रधानमंत्री मान लेता हूं रिटायर हो गए, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री रहे, होम मिनिस्टर है, वो भी रिटायर हो गए। AK एंटनी, उन्होंने भी चुनाव नहीं लड़ा। आपको छोड़ के कोई ऐसा बड़ा मंत्री नहीं था जिसकी हिम्मत होती चुनाव के मैदान में उतरने की। अब ये तो वही आपको बताएंगे कि उन्होंने चुनाव क्यों नहीं लड़ा। मैंने तो हमेशा चुनाव लड़ा है, आगे भी लड़ूंगा और आगे भी जीतूंगा। चलिए, मैं आपको इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि इस माहौल में भी आप हिम्मत करके आपकी अदालत में आए और आप बड़े जज्बे के साथ सारे सवालों के इल्जामात के जवाब दे रहे हैं। मैं एक ब्रेक के लिए रुकना चाहते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कमलनाथ पर जनता के इल्जामात और सवाल आता एक और। आप ये मान रहे हैं कि कैंपेन नहीं चला, उसमें कमियां हैं। इतने सीनियर नेता आप कांग्रेस पार्टी के, आपकी चलती नहीं थी बिल्कुल भी? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ। मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कमलनाथ को, इन परिस्थितियों में हिम्मत करके उन्होंने सारे सवालात की सफाई देने की और इल्जामात की सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर कमलनाथ पर आरोप है कि इनकी पार्टी ने इलेक्शन में नेगेटिव कैंपेन किया। अब कमलनाथ जी, ये मेरा कहना नहीं है, असम के मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के तरुण गोगोई,
उन्होंने कहा कि हमारी पब्लिसिटी खराब थी, हमारी प्लानिंग खराब थी, हमारा पूरा कैंपेन नेगेटिव था, इसलिए हम हार गए। बिल्कुल सही है। क्योंकि हमारी, अगर हम अपनी बात पहुंचा नहीं पाए, लोगों में पहुंचा नहीं पाए, उनको उससे प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन इसकी तो बात ही नहीं कर रहे थे ना। 10 साल में क्या हुआ, इसकी बात नहीं कर पर रहे ये थे। 10 साल की बात तो हमें पहुंचानी थी। और जो आप बात कह रहे हैं, हमारा कैंपेन फेलियर रहा, हमारा कैंपेन बिल्कुल असफल रहा, ये मुझे स्वीकार करने की क्या बात, हमारे तो जो 44 सीट्स आए हैं वही स्वीकार कर रही है। तो नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कैंपेन नेगेटिव था, सारा कैंपेन कॉन्सेंट्रेट था नरेंद्र मोदी को गाली देने में। विदेश मंत्री कह रहे थे नरेंद्र मोदी नपुंसक है। आपके दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के आपके साथी हैं, उन्होंने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कभी हिटलर कहा, कभी तानाशाह कहा, कभी पागल कहा। देखिए, सबके अपने अपने तरीके होते हैं अपनी बात कहने के लिए, तो मैं उसमें जाऊं कि इसने क्यों कहा, इसने कोई कहा, इसका कोई फायदा नहीं है। पर यह बात सही है कि जब एक व्यक्ति, ये पहली दफे घोषित हुआ था कि एक पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ये हैं, इन्होंने, तो हमारा कैंपेन तो उनको अटैक करने पर, उनके ऊपर आक्रामक होने का स्वाभाविक था। पर किस सीमा तक, पर केवल हम उस पर आक्रामक होते, मैं सोचता हूं इससे कोई फायदा नहीं होता। पर्सनल अटैक की मैं बात हूं, नेगेटिव कैंपेन की बात हूं। कपिल सिब्बल स्नूप गेट में जज ढूंढते रहे अपॉइंट करने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। पूरा कैंपेन उसके, दिग्विजय सिंह ने जब उन्होंने अपनी वाइफ का नाम डिक्लेयर किया, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा नेगेटिव कैंपेन? देखिए, व्यक्तिगत आरोप कैंपेन में लगाना, ये राजनीति को खुद मैं नहीं चाहता, ना होनी चाहिए, किसी पार्टी में भी नहीं होनी चाहिए। पर बीजेपी ने कौन सी इसमें कमी दिखाई, कौन सा परहेज किया? उन्होंने उस पर जितना आरोप अटैक कर सकते थे, उन्होंने भी तो अटैक किया। तो ये कहें कि खाली हमने अटैक किया और उन्होंने, वो बड़े सीधे थे, हाँ वो बड़े ऊंचे थे, उन्होंने भी व्यक्तिगत अटैक किया। पर ये व्यक्तिगत आरोप और व्यक्तिगत अटैक की राजनीति से कोई बात, मैं सोचता हूं, सही नहीं रहती। तो ये आपने बात राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाई? देखिए, 6 अप्रैल का इलेक्शन जब पीक पर था, उन्होंने अपनी चाल बदली। उन्होंने कहा, जनता से कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, मजेदार बात बताता हूं आपको। मैंने बीजेपी का एक पोस्टर देखा, गुजरात मॉडल की बात होती है। अगर गुजरात में महिलाओं के पीछे पुलिस वाले डाले जाते हैं, महिलाओं के फोन टैप किए जाते हैं, तो क्या होगा? ये पर्सनल अटैक नहीं था तो क्या था? देखिए, ये आज सब जानते हैं कि किस प्रकार ये पर्सनल, ये महिलाओं पर फोन टैप हुए, ये सब बात तो आज ओपन है, पब्लिक है। उनके कहने या नहीं कहने से बात नहीं आती, वो तो केवल ध्यान आकर्षित कर रहे थे। अच्छा, मैं एक और ध्यान आकर्षित करने वाली बात बताता हूं। राहुल गांधी, ये 9 अप्रैल का भाषण है छत्तीसगढ़ में। वो कहते हैं ये मोदी पीएम बनना चाहता है, वो इसके लिए कुछ भी कर देगा, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा, देश को तोड़ देगा, एक दूसरे से लड़ा देगा। इस अटैक का नुकसान हुआ? देखिए, लोगों ने ये बात स्वीकार नहीं करी। ये कह देना कि मोदी जी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पहले का रिकॉर्ड नहीं है, अंत में ये है लोगों का विश्वास किस बात पर था। ये सब बातें पीछे रह गई। एक विश्वास जो बन गया और उस विश्वास ने सब चीज को सरपास किया, ये आज निचोड़ निकलता है इस इलेक्शन का। कोई आपकी पार्टी का कैंडिडेट इमरान मसूद सहारनपुर में, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी यहां आएंगे तो उनकी बोटी बोटी काट दूंगा। ऐसी चीजों का नुकसान तो जरूर हुआ होगा कांग्रेस। देखिए, ये स्थानीय लेवल पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। आप ये बात कहने में क्यों घबरा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कैंपेन किया वो भी इसी तरह कैंपेन था और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ? मैं तो कह रहा हूं हमारे हर पर कैंपेन का नुकसान हुआ। तो आप तो एक ही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमारी कैंपेन टेक ऑफ नहीं करी। ये अगर हमारी कैंपेन टेक ऑफ करी होती तो हमारी अच्छी सीटें आती। कितनी अच्छी आ जाती अगर आ भी जाती तो। देखिए, हम सिचुएशन में थे, हम उस परिस्थिति में थे कि हमारी 207 से हमने शुरू करी, हम ज्यादा सीटें खो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें जीतनी थी। पर अंत में जो हुआ
कि हम ज्यादा सीटें हार गए, ज्यादा से ज्यादा सीटें हार गए, और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत गए। हर चीज में आज एक बहुत बड़ी तड़फ होती है, ये जो फीलिंग ऑफ चेंज होती है, शेल्फ लाइफ होती है। आप जनता से जुड़े, इसमें एक्सपायर्स ऑन सो सो डेट, तो जो एक्सपायरी डेट होती है सब चीज की बड़ी जल्दी आ जाती है। ये राजनीति में राजनीति में ये एक्सपायरी डेट भी छपी हुई आती है हर पार्टी की, और ये एक्सपायरी डेट में मैं मानता हूं कि लोग परिवर्तन चाहते थे, बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर थी। मोदी जी नहीं भी होते, कांग्रेस पार्टी का प्रचार भी सही होता, हम उतनी सीटें नहीं जीतते जितनी हमने पहली जीती हैं, क्योंकि एक लहर जो परिवर्तन की लहर थी, ये लहर एक बहुत भयंकर लहर होती है। और ये लहर तब शुरू हुई थी जब आपने अन्ना हजारे को पहले सिर पर बिठाया, फिर जेल में भेज दिया। देखिए, अन्ना हजारे कहाँ गए कहाँ न गए, पर आज के दिन तो वो घर पर है। तो ये बात कहनी कि हमने उस समय की सिचुएशन थी, उन समय की परिस्थितियों में हमने बात करी। जब उन्होंने गैर कानूनी काम शुरू किया कि मैं ये आंदोलन करूंगा, कानून का भी अगर हर व्यक्ति सम्मान नहीं करे, अपना देश चलता है क्योंकि हम कानून का सम्मान करते हैं, हमारी कानून व्यवस्था का सम्मान करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने विचित्र देश में। लेकिन आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों का नुकसान हुआ स्वामी रामदेव के समर्थकों पर? रात के 12 बजे के बाद जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, ये चीजें पब्लिक माइंड में रजिस्टर हो गई। बिल्कुल रजिस्टर हो गई, और रामदेव जी को क्यों किया ये पुलिस बताए। मुझे तो खुद ताजुब हुआ जब मैंने दूसरे दिन सुबह मुझे पता चला कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने किया। और जब मैंने चेक किया, उस वक्त गृह मंत्री को से बात करी मैंने, उन्होंने कहा भी मुझे भी पुलिस वालों ने फ़ोन किया कि हम ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं उनको रोकना नहीं चाहता था, कह रहे थे कानून व्यवस्था बदल जाएगी, बिगड़ जाएगी। तो आज पुलिस भी अपनी कार्रवाई करती है जो हमें भोगना पड़ता है। कमलनाथ जी, आप ये मान रहे हैं कि कैंपेन नहीं चला, उसमें कमियां थी, सरकार ने गलतियां की, ये भी आप मान रहे हैं। इतने सीनियर नेता आप कांग्रेस पार्टी के, आपकी चलती नहीं थी बिल्कुल भी? देखिए, चलती नहीं थी, इसका ईमानदारी का जवाब होगा कि बहुत सारी बातें मुझे खुद एहसास नहीं हो रहा था कि हमारा कैंपेन फेल कर रहा है। मुझे ये एहसास नहीं हो रहा था कि हमारी बात लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। मुझे ये एहसास नहीं हो रहा था कि इतनी भयंकर परिवर्तन की लहर है। जो फर्स्ट टाइम वोटर आया है वो चेंज चाहता है, हर चीज़ से चेंज चाहता है। आप देखिए, हर प्रजातंत्र में अमेरिका में हटा देते हैं, इंग्लैंड में हटा दिया, फ्रांस में हटा दिया, इटली में हटा दिया, पाकिस्तान में हटा दिया, बांग्लादेश में हटा दिया। ये परिवर्तन की लहर जो तो यही सोच के कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है, सबको हटा दिया, मैं भी हटा दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए, इसमें संतुष्ट की बात नहीं है। कौन संतुष्ट होता है जब वो हार जाता है? तो हम कोई किसी हार से संतुष्ट नहीं है, पर ये हकीकत है, ये रियलिटी है। जिसने ये फैसला दिया उस जनता से हम सवाल पूछें, वो लोग क्या सवाल आपसे पूछना चाहते हैं? आप यहाँ थर्ड रो में। हाँ सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप कांग्रेस की हार से ज्यादा दुखी हैं या मोदी जी की जीत से ज्यादा खुश? मैं तो मोदी जी की जीत के बारे में सोचता ही नहीं, केवल अपने हार के बारे में सोचता हूँ। सर, मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है कि आपने भी कहा कि आपको ऑलरेडी पता था कि कांग्रेस काफ़ी सारी सीटें हारने वाली है। सर, ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस ऑलरेडी पराजित मानसिकता यानी कि डिफीट माइंडसेट के साथ इलेक्शन में उतरी थी? नहीं, ये मैं नहीं मानता। मैंने ये नहीं कहा था कि हम हार जाएंगे, मैंने कहा था हम बहुत सारी सीटें हारेंगे, क्योंकि हम 207 में थे, और 207 में अगर हम 50 सीट हार जाते, 60 सीट हार जाते, 70 सीट हार जाते, ये मुझे विश्वास था। पर हम यहाँ तक पहुँचेंगे ये मुझे अंदाज नहीं था। कमलनाथ जी, कांग्रेस के नेताओं ने जो तरह तरह की बातें कह दी, मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कह दिया, नुकसान तो हुआ होगा इसका? अब कितना किसके कहने से क्या नुकसान हुआ, ये सब बातों में अब जाने का फायदा नहीं। अब तो भविष्य के बारे में मैं सोच रहा हूँ। इसने ये कहा, चाय वाला कहा, किसी ने कहा कि ये है, इस सब बातों में कुछ रखा नहीं। अब पार्टी कम से कम उनको ये कहेगी कि कोई किसी को नपुंसक न कहे, कोई किसी को चाय वाला न कहे, आगे ऐसी गलती ना करे। मैं सोचता हूँ कि बहुतों को जो सबक सीखना था सबक सीख लिया है।
कमलनाथ जी, इल्जाम मेरे पास अभी बहुत सारे हैं। अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, जैसे आपने कहा 20-22 दिन हुए हैं, नई सरकार बनी है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कमलनाथ पर जनता के इल्जाम और सवाल का एक और। आज प्रश्न है कि हमारी ये हार क्यों हुई, इस पर हम मंथन करें। लेकिन अब मंथन करके क्या होगा? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि हम मंथन करें ना? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ पर। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के वो बड़े नेता हैं जो इन इल्जामात और सवालात की सफाई देने के लिए आपकी अदालत में आए हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर कमलनाथ पर इल्जाम है कि इन्होंने चुनाव में हार से सबक नहीं सीखा। कमलनाथ जी, ये खबर मैंने अखबार में देखी, उसमें कहा है कि न राहुल गांधी बदलेंगे न उनकी टीम बदलेगी। मतलब रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ये देखिए, राजनीति में, अपने देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन हर राजनीतिक दल को पहचानना पड़ेगा। ये केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी होए, तेलुगु देशम होए, तृणमूल कांग्रेस होए, कोई भी पार्टी होए, आज जो राजनीति में परिवर्तन है, हर पार्टी को ये परिवर्तन पहचानना होगा। अगर वो पहचान सके और पहचानते हुए अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी देखता हूं कि जिस प्रकार मैंने 34 साल पहले चुनाव लड़ा था, अगर आज मैं लड़ने जाऊं मैं तो हार जाऊं। मिलिंद देवड़ा, उनका बयान मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा हमारी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सलाहकार उनको गलत सलाह दे रहे थे। ये नए जमाने की, नई पीढ़ी के लोग हैं, नई सोच के लोग हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। इसमें कोई शक नहीं। जब हम 44 पर हैं, 44 पर हैं, तो इसके बाद अगर हम मंथन ना करें तो हमें तो अपना सब कुछ बंद कर लेना चाहिए। मंथन करे बगैर फैसले कैसे हो रहे हैं? कोई फैसला नहीं हुआ। देखिए, ऑपोजिशन लीडर चुना मल्लिकार्जुन खड़गे को। अगर कमलनाथ को बनाते जमीन से जुड़े नेता को तो मुझे अच्छा लगता। बहुत सारे चीजें देखी जाती हैं। दक्षिण की बात होती है, उत्तर की बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। यही तो चीज बदलने की जरूरत। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक वरिष्ठ दक्षिण के नेता हैं, तो उनके चुनने में कोई खराबी नहीं थी। अब अगर मैं चुना जाता तो सब कहते जी उसको क्यों नहीं चुना, तो इसका कोई अंत नहीं होता। नहीं, सबका एक रास्ता होता, जो दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को विरोधी दल का नेता बना देना चाहिए था, फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। इसमें कोई खराबी नहीं थी। पर राहुल गांधी जी ने तय किया कि मैं इस मंथन में अपना समय देना चाहता हूं, मैं संगठन में अपना समय देना चाहता हूं। और ये हमेशा होता है। अब देखिए, पिछले 5 साल पहले सुषमा स्वराज थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्षी दल की नेता। राजनाथ सिंह थे अध्यक्ष, मोदी जी थे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। ये तो सब अलग अलग चीज थी। तो जो संगठन देखता है वो लोकसभा का लीडर नहीं बनता। हमेशा रहा है। आप देखिए, पिछले 30 साल में हमेशा ये बात रही है। लेकिन जो भी लीडर बनता है या जो भी संगठन संभालता है, उसको लोगों की बात तो सुननी चाहिए। केरल के एक नेता ने कह दिया कि राहुल गांधी जोकर है, उन्हें निकाल दिया पार्टी से। देखिए, आप खुद ही कह रहे थे कि इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना गलत है। ये कह देना कि ये तो सबकी अपनी बात, अब उसने कहा नहीं कहा, उसने डिनाई भी किया, मैंने तो कभी कहा ही नहीं, और ये छप गया। राजस्थान वाले भंवरलाल शर्मा, उन्होंने कहा ये राहुल गांधी सर्कस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देखिए, अब ये कह देनी बात राहुल गांधी जी के बारे में ये बड़ी हल्की बात होती है। और ये थोड़ी ना कि ये पार्टी कह रही है, ये थोड़ी ना कि सब कह रहे हैं। ये एक व्यक्ति, वो किस मेंटल स्टेट में था, कुछ मानसिक स्टेट में था जब उसने ये बात कही, कि जिसको आलोचना भी करनी होती है, आलोचना कर सकते हैं, पर एक तरीका होता है। अब उससे बाहर जाएं तो इसका तो कोई सीमा है नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और कांग्रेस बदली नहीं। न किसी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट की आलोचना की, न किसी ने वाइस प्रेसिडेंट की आलोचना। वो मीटिंग इसीलिए नहीं थी, ये चुनाव परिणाम के 3 दिन बाद थी। 3 दिन में हाँ क्या बदले? ये चुनाव परिणाम आ गए, हम आउट ऑफ शॉक,
कि इतना शौक हुआ, इतना झटका लगा कि हम सब अब अपने बदल लिए 3 दिन में? ऐसे नहीं होता। उस शौक की स्थिति में मैंने पोस्टर्स भी देखे थे जिन पोस्टर पर लिखा था प्रियंका गांधी लाओ कांग्रेस बचाओ। देखिए, ये पोस्टर लगाने वाले, पोस्टर बनाने वाले, इनकी क्या मंशा रहती है, क्या उद्देश्य रहता है? ये एक पोस्टर से आप कह रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया, पूरी कांग्रेस, ये नहीं है। पोस्टर तो कोई भी कुछ लगा सकता है। नहीं तो आपको लगता है कि अगर प्रियंका होती कांग्रेस की लीडर, मेन कैंपेनर, तो देखिए, फायदा होता? आज प्रश्न अगर मगर किंतु परंतु का नहीं है। आज प्रश्न है कि हमारी ये हार क्यों हुई, इस पर हम मंथन करें। अगर ये होता, मगर ये होता, अब तो ये बात रह गई। अब किंतु परंतु ये सब बात रह गई। लेकिन अब मंथन करके क्या होगा? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत? नहीं, आगे भी तो चुनाव है। तो आप क्या कह रहे हैं कि हम मंथन करें ही ना? हमें मंथन करना है कि भविष्य में हमें चुनाव लड़ना है। हम 135 साल पुरानी पार्टी हैं और हम ऐसे थोड़ी ना कि हम कहेंगे कि अब मोदी जी आ गए, हम घर बैठ गए। ये बात नहीं होने वाली, और ये बात भारतीय जनता पार्टी उम्मीद भी ना करे। नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। देश के लिए मजबूत ऑपोजिशन चाहिए। हम तो उम्मीद करते थे, लेकिन ये ऑपोजिशन भी मजबूत नहीं बनी। देखिए, जब ऐसा समय था जब बीजेपी की, मैं संसद में था, मैं लोकसभा में था, जब बीजेपी की 2 सीटें थी, ठीक है। उसके पहले मैं लोकसभा में रहा हूं जहां उनकी 20 सीटें नहीं है। मैंने वो भी समय देखा है, और पर ऑपोजिशन थी। लेकिन कांग्रेस का ऐसा समय आपने नहीं देखा होगा कि सिर्फ 19% वोट मिले पूरे देश में। पर बीजेपी को कितने मिले? 31%। इसका मतलब अगर 31% वोट में बीजेपी आई है और सरकार चला रही है, लगभग 70% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है, और ये बात हमें समझनी चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 80% लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है। बिल्कुल, पर हम सत्ता में नहीं है ना। बीजेपी तो सत्ता में है जब 70% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है। हम विपक्ष में हैं जब 80% ने हमारे खिलाफ वोट दिया है। अंतर यह है, अगर हम सत्ता में होते, और यही आज राजनीति में एक मैं सोचता हूं नुक्स है कि 70% वोट लेके 70% आपके विपक्ष में, और आप राज कर रहे, आप कह रहे हैं हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब पिछले चुनाव तो हुआ, 30% जब पिछला चुनाव हुआ था तब आपके खिलाफ भी 71% थे, आप राज कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं नुक्स है, ये मैं कह रहा हूं एक डिफेक्ट है, और यही हमारे प्रजातंत्र में आगे हमें सोचना पड़ेगा सुधार। देखिए, आपकी पार्टी के किशोर चंद्र देव, एक बड़ा स्टेटमेंट है, राहुल गांधी थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट बूमरैंग। आपकी पार्टी के दूसरे नेता, कुड इट बी प्रियंका इन 2019? ये मैं सब अभी रिसेंट के दिनों की खबरें बता रहा हूं, अच्छी तरह आपने इकट्ठे करे हैं ये सब। हाँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई एक आदमी कह रहा है, ये सब लोग ऐसी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है। आपके जो एलाइज है वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी की वजह से हारे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता हैं, उन्होंने कहा कि राहुल फेल्ड। मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा, कि कल मुझे कहा या परसों उन्होंने लोकसभा में कहा जी कि राहुल गांधी जी को बोलिए मंथन करें, राहुल गांधी जी को बोलिए वो आगे आए। मैं तो उनकी ये बात कह रहा हूं। मैं आपको जो इंडियन यूनियन मुस्लिम के लीग के नेता है उनकी पूरी बात अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूं। उनका जो अखबार निकलता है चंद्रिका, उसके एडिटोरियल में उन्होंने लिखा, यानी ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पॉलिसी है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी फेल्ड टू टच सोल ऑफ इंडिया। वो तो अखबार कह रहा है ना, नेता तो नहीं कह रहे। अखबार कह रहा है, अखबार कहने से क्या होगा? चलिए, मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूं, और जनता से पूछते हैं वो लोग क्या पूछना चाहते हैं। कमलनाथ जी, गंभीर मुद्दा जो रजत जी आपसे इतनी बात करें, और देश की जनता जो कांग्रेस से जुड़ी हुई लोग हैं वो भी यही जानना चाहते हैं कि 2000 जो इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के 5 राज्यों में, उसमें भी जो ठीकरा फोड़ लिया था राहुल गांधी ने कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सोनिया गांधी ने भी कहा। 2014 में 44 की स्थिति हुई। कांग्रेस के नेतृत्व की बात करते हैं, कैंपेन की बात है, वो राहुल गांधी की थी। अब क्या जनता ये जानना चाहती है कि अब की बार जो राजनीति होगी या देश की पूरी कांग्रेस की राजनीति होगी, क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? और अगर प्रियंका गांधी के लोग मान रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए,
तो क्या मंथन, किस तरह का मंथन चल रहा है? आप परिवर्तन भी कह रहे हैं एक तरफ, और परिवर्तन अगर लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी लोग खुद कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए, तो आप रोक रहे हैं कि लाने देंगे आगे? देखिए, हम किसी को रोक नहीं रहे, ये उनको, प्रियंका गांधी जी को खुद फैसला करना पड़ेगा। किसी के मांगने से ये बात नहीं होने वाली, उनको खुद ये फैसला करना पड़ेगा कि वह राजनीति में किस प्रकार से आना चाहती हैं। उनके परिवार को फैसला करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं हम उन्हें चाहते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन अगर मैं तो कह रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी जी भी आए, वो भी आए, लेकिन ये अगर और मगर में बड़ी दिक्कत है ना राहुल गांधी जी। क्योंकि मैं उनको नहीं कह सकता, मैं उनके परिवार का फैसला मैं नहीं कर सकता, उनके परिवार का फैसला तो वो खुद करेंगे। आप क्यों नहीं इनकी मजबूरी समझ रहे हैं? आप बार-बार मजबूरी ये मजबूरी सर, यही मजबूरी सर, इस मजबूरी से कांग्रेस पीछे जा रही है ना, इससे कांग्रेस पीछे जा रही है। युवा अगर मांग रहा है, या देश के आगे लोग मांग रहे हैं कि प्रियंका को आगे आना चाहिए, तो फिर युवाओं की मांग का पूरा सम्मान होगा। कमलनाथ जी, मुश्किल का समय है और आप बड़ी हिम्मत से, बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है ये। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में कमलनाथ पर जनता के दामाद और सवाल आपका एक और। पाकिस्तान की बात उठती थी, ये कहते थे जिन्होंने हमारे जवानों का गला काट दिया, जिन्होंने आज हमारी सीमा पर कब्जा किया हुआ, उनसे बात मत करिए। जैसे ही सत्ता में आए उनको आमंत्रित करने लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये बात है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं कांग्रेस के नेता कमलनाथ पर। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के पहले बड़े नेता हैं कमलनाथ, जिन्होंने फैसला किया इल्जामात और सवालात की सफाई देने का। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में कांग्रेस लीडर कमलनाथ पर आरोप है कि इनकी पार्टी ने पहले दिन से ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की आलोचना शुरू कर दी। आप प्रोटेम स्पीकर थे और शपथ करवा रहे थे, तो पहली बार हमने ये तस्वीर देखी सोनिया जी की और नरेंद्र मोदी की। इस पे लिखा है अब की बार नमस्कार। ये तो मोदी जी कह रहे थे। दोनों ने हाथ जोड़े, दोनों एक दूसरे का नमस्ते कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि सोनिया जी नमस्कार नहीं, पहले मोदी जी कहते थे कि अगली बार मोदी सरकार, वो कहते थे अब की बार मोदी सरकार। हाँ, इस बार नमस्कार। वो तो इसमें माहिर हैं। वो नमस्कार कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने पहले दिन ही उनकी कैबिनेट बनी स्मृति ईरानी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। कोई उनकी स्कूल की डिग्री ला रहा था, कोई उनके कॉलेज के सर्टिफिकेट ला रहा था। देखिए, ये जो पूरा शिक्षक वर्ग है, पूरा जो एजुकेशनल वर्ग है, उनको ये बात, कईयों ने मेरे से बात करी। एक तो प्रिंसिपल ने मुझे मिलने आए थे, किसी और कारण मिलने आए थे। उन्हें कहा देखिए हम पीएचडी वाले हैं और हमारी मंत्री तो ग्रेजुएट भी नहीं है, और पता नहीं कैसा सर्टिफिकेट की बात शुरू हो गई। तो ये बात तो कहनी थी ना। ये अगर लोगों में ये भावना बन रही है, एक पूरे एजुकेशनल फ्रेटर्निटी में ये बात बन रही है, ये उनको एहसास हो रहा है, तो फिर जब ये बात क्या हम चुप रहे थे? फिर जब सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी की डिग्री के बारे में सवाल उठाते हैं, वो तो एचआरडी सोनिया गांधी मिनिस्टर की नहीं डिग्री बने, के बारे में सवाल उठाते वो हैं, तो क्यों एचआरडी चुप थे? मिनिस्टर नहीं बने, वो तो मानव संसाधन मंत्री नहीं बने। आज मानव संसाधन मंत्री को किससे डील करना पड़ता है? प्रिंसिपल से डील करना पड़ता है, वाइस चांसलर से डील करना पड़ता है। और जो वाइस चांसलर जाएगा कहेगा कि भाई ये तो ग्रेजुएट ही नहीं है, ये 10वीं पास है। उन्होंने क्या कहा कि मेरी डिग्री मत देखो, मुझे काम करने दो, परफॉर्मेंस पर जज तो करो। हम चुप हो गए। हमने कहा ठीक है, अब आपका काम देखेंगे। पर ये बात लोगों को, मेरा ये कहना है कि शुरुआत हुई उसी दिन से। नवाज शरीफ को बुलाया, उस पर भी टीका टिप्पणी शुरू की। हमने कहा कि हमने इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही। नवाज शरीफ नहीं, को मनीष बुलाया। तिवारी ने तंज किया कि ये इन्हीं नवाज शरीफ को आप बुलाना चाहते हैं जिनको जब जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी, और ये पिछले संसद में मैं संसदीय कार्य मंत्री था, रोज पाकिस्तान की बात उठती थी, ये कहते थे जिन्होंने हमारे जवानों का गला काट दिया, जिन्होंने आज हमारी सीमा पर कब्जा किया हुआ, उनसे बात मत करिए। जैसे ही सत्ता में आए उनको आमंत्रित करने लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये बात है। तो हमने उनको याद दिलाया कि कितनी बातें जिसकी आप आलोचना करते थे, कितनी बातें जिनका आप विरोध करते थे, आपने तो पहले दिन ही
पहले दिन ही अपना पूरा पासा ही पलट लिया। तो ठीक किया कि गलत किया? ये ठीक और गलत की बात नहीं है, प्रश्न है। ये तो बताइए। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान के वजीर आजम को बुलाकर ठीक किया कि गलत किया? मैं कह रहा हूं हमें हर पड़ोसी से हमारे मधुर संबंध होने चाहिए और उनको ऐसे ओकेजन पर ऐसे समय बुलाना सही है और आगे भी बुलाएं, कोई खराबी नहीं है, पर उसके बाद ना कहें और उसके पहले ना कहें कि हम तो बात नहीं करनी चाहिए। बुलाना तो छोड़ो, वो कहते थे टेलीफोन में भी बात नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा मुझे याद है 3 साल पहले, अब लगभग उसी समय प्रधानमंत्री की और उस समय के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात हुई। इन्होंने बहुत हंगामा किया कि आप फ़ोन पर क्यों बात कर रहे हैं, यहाँ तो उनके खाना खिला रहे हैं, उनके साथ गले मिला रहे हैं और कह रहे हैं शॉल की बात है। बिल्कुल, शॉल आ रही है, शॉल जा रही है। अब आप किस शॉल आ रही है और क्या नवाज शरीफ शॉल जा रही है और साड़ी आ रही है? देखिए नवाज शरीफ क्या सोचेंगे, नवाज शरीफ क्या सोचेंगे, नवाज शरीफ क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि ये ऐसा दल सत्ता में आया है जो हमेशा कहते रहे कि इनसे बात मत करिए, इनकी तरफ मत देखिए, हाँ, क्योंकि ये हमला कराते हैं हमारे देश में, ये आतंकवाद कराते हैं, और बनते ही हमने मुझे बुला लिया। ये ऐसे दबे हुए क्या है? ये क्या इंप्रेशन जाता है इसका? ये तो आप क्या कह रहे हैं कि बुलाना चाहिए था कि नहीं बुलाना? बुलाना, मैं कह रहा हूं सबको बुलाना चाहिए था, जितनों को बुलाना है बुलाएं, पर साथ साथ ये ना कहें और माफी मांगें कि हमने गलत कहा था। लेकिन आपकी पार्टी के शशि थरूर विदेशी मामलों के बड़े जानकार हैं, बड़े पढ़े लिखे, यूनाइटेड नेशन से आने वाले हैं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जो भी बातें कह रहे हैं वो अच्छी हैं और वो देश को साथ लेकर के चलने वाली बातें कर रहे हैं। अब शशि थरूर कह रहे हैं, उनसे आप पूछिए। ये अगर देखिए 15 दिन में मैं आलोचना करने लग जाऊं, ये सही नहीं है। मैं तो 3 महीने बाद अगर आप मुझे यहाँ बुलाएंगे, 6 महीने बाद अगर आप मुझे यहाँ बुलाएंगे, तब मैं क्या, पूरी जनता कहेगी। अगर वो सफल रहे हैं हम कहेंगे वो सफल है, अगर वो असफल हैं, अगर वो इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं जो पहले जिस चीज़ की आलोचना करते थे, पहले सब चीज़ों का विरोध करते थे, ये राजनीति भी लोगों को समझनी चाहिए कि इनका रूप क्या है, इनकी सोच क्या है। ये आज आम जनता को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर किसी की सोच में खोट होए, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता, हमारे देश का भविष्य उनके हाथ में सुरक्षित नहीं रह सकता। ये एक टेम्परेरी मामला होता है, तो देखते हैं आगे। चलिए, मैं आप इंतजार करेंगे, ये जब सरकार 6 महीने पूरी कर लेगी, मेरा आपसे वादा है, मैं आपको बुलाऊंगा, इसी कड़े के बिठाकर आपको पूरा मौका देंगे सरकार की बात करने का। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज स्मिता गुप्ता का फैसला आज से मुकर्रर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज बड़ी हिम्मत से जनता के सवालों का जवाब दिया, इल्जामात की सफाई दी कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने। कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी सर, आपके नाम के साथ कमल जुड़ा हुआ है और हाँ सर कभी आपके मन में ये नहीं आता कि मोदी जी को अपना नाथ बना ले? मेरे नाम से कमल जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा नुकसान होता है मुझे चुनाव में, क्योंकि बहुत सारे साधारण लोग सोचते हैं कि कमलनाथ का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। इसके कारण मेरे 20-25 हजार वोट खराब हो जाती है। और अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज स्मिता गुप्ता के फैसले का। आज के मुकदमे पर कमलनाथ जी का 31 साल और 2 महीने का जो राजनीतिक तजुर्बा लोकसभा में रहा है, कांग्रेस के अच्छे दिन और बुरे वक्त में वह सब आज उनको काम में आए। उन्होंने बड़ी होशियारी से सारे सवालों का जवाब दिया। हर प्रश्न का उत्तर इन्होंने बगैर किसी भय या द्वेष के पूरी मुस्तैदी और लगन के साथ दिया। अपनी पार्टी कांग्रेस के बारे में भी ये सारे सवाल बड़े सहज भाव और काफ़ी खुले दिल से सारे पत्ते खोले बगैर खेल गए। ये अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि कमलनाथ जैसे जमीन के जुड़े नेताओं को कांग्रेस पार्टी में ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, वो फैसले करने में ज्यादा अपनी तरजीह दे सकेंगे,
आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नए मुकदमे में। तब तक के लिए नमस्कार।